पहले तो कुषाण वंश की अगर करते हैं शुरुआत, तो कुषाण वंश के संस्थापक के बारे में ना हो बात, ऐसा कैसे हो सकता है। चलो भैया सब के सब आ जाओ और कुषाण वंश की जरा करते हैं पूरी की पूरी प्लानिंग खोज। हाँ बताओ भैया कुषाण वंश के संस्थापक कौन थे। तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है, कॉपी में नोट करते चलेगा। तो कुजुल कड़फिसेस इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ये क्या थे, कुषाण वंश के संस्थापक थे। तो शुरुआत हो गया कुषाण वंश की, जनता पूरा खुश है, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट पे आ जाओ, कुषाण वंश का फेमस शासक कौन था। अब हमने शुरुआत तो कर दी कि स्थापना किसने किया था, अब बताओ फेमस शासक वहां का कौन था जो सबसे फेमस था कुषाण वंश में। बहुत ही तगड़ा, बहुत ही बेहतरीन। तो कुषाण वंश का जो फेमस शासक था वो कनिष्क था, है ना। कनिष्क बहुत खतरनाक शासक था, नाम ही नहीं देख रहे हो कनिष्क, है ना। नेक्स्ट पे आ जाओ दादा, ये बता दो कनिष्क के बारे में बात आई है तो कनिष्क की राजधानी भी तो होगी भाई। हर राजाओं की अपनी एक राजधानी होती थी, जैसे हर राज्य की राजधानी उसी तरीके से राजाओं की राजधानी। तो भैया बाबा राम कनिष्क की राजधानी क्या थी, ये क्वेश्चन आप सभी से पूछा गया, जो कि बड़ा आसान सा क्वेश्चन है और मैक्सिमम बच्चा बता सकता है। तो याद रखिएगा जो कनिष्क की राजधानी थी उसका नाम था पुरुषपुर। क्या नाम था, पुरुषपुर उसका नाम था। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, समझ लो भाई। अब भैया बात करते हैं, एक राजधानी तो हो गई इनकी पुरुषपुर, दूसरी भी तो राजधानी थी, तो दूसरी राजधानी कौन सी थी इनकी। हाँ बिल्कुल, अरे कोई भी क्वेश्चन नहीं छोड़ेंगे, ये बात का याद रखना, ना तहलका मचा दे इस पेपर में तो कहना पूरा एमडी क्लासेस। तो जो दूसरी राजधानी थी वो कौन सी थी, दूसरी राजधानी इनकी थी मथुरा, जो कि शायद सिर्फ शक्ति बच्चे ने बिल्कुल सही आंसर बताया भाई, बहुत अच्छा शक्ति। अब आते हैं जरा अगली बात पे करते हैं। हाँ हाँ सब करेंगे, पेशावर नाम चेंज हुआ था वो भी करेंगे, डोंट वरी। शक संवत चलाने वाला इंसान कौन सा था, जरा जल्दी से बता दो, जिसने शक संवत चलाया। बिल्कुल भाई याद रखना कि शक संवत चलाने का जो पूरा श्रेय जाता है वो भैया कनिष्क को ही जाता है। और शक संवत बोले तो 78 ईसा पूर्व, 78 ईस्वी हम कह सकते हैं, 78 AD हम यहाँ पे कह सकते हैं। जरा नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। यार मूर्तियों का निर्माण कौन से काल में होना शुरू हो चुका था, कि भैया इस भगवान की मूर्ति बनाई जा रही थी, उस भगवान की मूर्ति बनाई जा रही थी, इस भगवान की मूर्ति बनाई जा रही थी, कौन से काल में मूर्तियों का निर्माण शुरू हो चुका था। क्योंकि बात हो रही है कुषाण काल की, तो एक भी क्वेश्चन कैसे बाहर जाएगा यहां से। तो कुषाण काल में ही मूर्तियों का निर्माण शुरू हो गया था। तो अगर कल के पेपर में कुषाण काल मिला तो क्या तहलका मचा दोगे कि नहीं मचा दोगे। आ जाओ अगले क्वेश्चन में। राष्ट्रीय पंचांग जो होता है वो कौन से चीज पे आधारित होता है, जो हमारा जो नेशनल कैलेंडर आता है वो कौन से चीज पे आधारित होता है। बहुत बढ़िया, बहुत ताकतवर, बहुत ही ज्यादा बेहतरीन क्वेश्चन। हाँ तो याद रखिएगा, तो जो राष्ट्रीय पंचांग होता है, जो नेशनल पंचांग आता है वो एक्चुअली में शक संवत पे आधारित होता है, वो 78 AD पे आधारित होता है। यही तो क्वेश्चन की खासियत थी। और नेक्स्ट पे अपन लोग चलते हैं। यार चरक भी तो इसी काल में थे, है कि नहीं है, सुना आप लोगों ने चरक जी का नाम। तो चरक जी थे वो क्या थे, क्या उनको कहा जाता चरक बाबा को। इन्होंने चरक संहिता लिखी थी और इसी पे तो क्वेश्चन पेपर में आया था। तो जो चरक बाबा थे वो याद रखिएगा, इनको आयुर्वेद का जनक कहा जाता है। क्या कहा जाता है, फादर ऑफ आयुर्वेद। और इन्होंने एक किताब लिखी थी जिसका नाम है चरक संहिता, जो किताब में बड़ा फेमस है। सिल्क मार्ग था, इसको किसने आरंभ कराया था। भाई जब पूरे कुषाण वंश का सबसे फेमस शासक कनिष्क था, तो क्या हर चीज आरंभ कराने का जो पूरा का पूरा श्रेय है वो उन्हीं को ना दे दिया जाए, बिल्कुल दे दिया जाए। तो सिल्क मार्ग को स्टार्ट करने वाला भी कौन सा था, कनिष्क ही था। ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है, जरा जल्दी से आ जाओ। हमने ये तो देख लिया कुषाण वंश की स्थापना किसने करी थी, ये देख लिया कुषाण वंश का पहला शासक कौन था। अब ये बताओ कुषाण वंश का आखिरी शासक कौन था। अब ये भी क्वेश्चन तो पूछा जा सकता है। हाँ बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो कुषाण वंश का जो अंतिम शासक था उनका नाम था वासुदेव। तो वासुदेव इज द राइट आंसर ऑफ द क्वेश्चन। बिल्कुल यहाँ पे क्या हो जाएगा, सही आंसर वासुदेव हो जाएगा। बहुत ही कम बच्चा सही बता पा रहा है, ये बात याद रखिए। सोचो कितना पीछे आप लोग चल रहे थे। अगर ये क्वेश्चन पूछा जाएगा तो आप आराम से नहीं कर पाओगे, क्या आप कर लोगे। नेक्स्ट पे आ जाओ। ये बताओ मंदिरों का निर्माण कब शुरू हुआ था। भाई जब मूर्ति बन रही है तो मंदिर तो बनेंगे, लेकिन मंदिरों का निर्माण कब शुरू हुआ था, जरा जल्दी से बता दो। हाँ कुषाण वंश से थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और बात कर लेते हैं अब किसकी, गुप्त काल की। तो जो मंदिरों का निर्माण शुरू हुआ था वो कुषाण वंश से नहीं, वो गुप्त वंश से शुरुआत हुआ था, यानी गुप्ता डायनेस्टी से मंदिरों का निर्माण शुरू हुआ था। ठीक है, एक बार फिर से रिवीजन मारो। क्या कि हमने पूछा मूर्तियों का निर्माण किसके काल में हुआ था, तो कहोगे सर जी कुषाण काल में। और अगर पूछा जाए मंदिरों का निर्माण किसके काल में हुआ था, कहोगे सर जी गुप्त काल में हुआ था। क्या जनता को बात बिल्कुल क्लियर हो गई क्या। आ जाओ। हमने कहा गुप्त वंश की बात आई है तो जरा संस्थापक कौन बच्चा बता पाएगा, मात्र 5 सेकंड के अंतर्गत। बहुत अच्छा, बहुत बेहतरीन, बहुत बढ़िया। तो गुप्त वंश के अगर हम यहाँ पे संस्थापक की बात करेंगे तो सबको पता होना चाहिए कि श्री गुप्त यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर कह रहे हैं भैया, एमडी क्लासेस।
हाँ, माना कि हमारा नाम सत्यम गुप्ता, लेकिन हमने एमडी क्लासेस की स्थापना करी है, गुप्त वंश की नहीं। तो गुप्त वंश के जो संस्थापक उनका नाम है श्री गुप्त। यहाँ पे मिस्टर गुप्ता नहीं होगा, यहाँ पे श्री लिखा रहेगा, ठीक है। इसको श्री कर लेना पीडीएफ में, ठीक है। एक्चुअली में सीधे ये गूगल बाबा ट्रांसलेट करते तो उन्होंने श्री को मिस्टर कर दिया, बड़ा खतरनाक ट्रांसलेशन कर दिया है ना। तो यहाँ पे श्री गुप्त कर लेना, ठीक है। चलो भाई अगले क्वेश्चन पे आते, जरा देखते अगला क्वेश्चन क्या कहता है। अरे मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा, पर एक बार जल्दी से बता दो, आ रहा मजा? पक्का है? ऐसी सीरीज तो चाहती थी अपनी जनता, अरे बोलो हाँ या ना। ऐसी सीरीज तो चाहती थी अपनी जनता कि हाँ सर जी कुछ ऐसा लाओ कि इस बार पेपर छूटे ना, और जितना हो पाया हमने सब किया। और ये पीडीएफ बिल्कुल फ्री में मिलेगी, इस बात को याद रखना, लेकिन टेलीग्राम पे, वो भी लास्ट में मिलेगी रात में। जब मैं यहाँ से ऑफिस से घर निकलूंगा तो फिर मैं घर पे जाके आराम से वहाँ के पीडीएफ आपको आराम से कराते हैं, ठीक है। चलो भैया अगले क्वेश्चन पे आते हैं। एमडी का मीनिंग आपको 1 मिलियन पे पता चलेगा। और देखो दो चीजें मैंने कही है बच्चों से, एक तो 7 लाख सब्सक्राइबर होने पे पूरी की पूरी एमडी क्लासेस की टीम से मिलोगे कि बैकएंड पे कौन कौन काम करते हैं, कैसा कैसा काम चलता है, क्या है ऑफिस का तरीका, क्या है ऑफिस का लुक, सब कुछ। और 1 मिलियन सब्सक्राइबर पे एमडी क्लासेस का फुल फॉर्म देखेंगे। हर लाख पे चलो कुछ करते हैं, है ना, ऐसा करते हैं हर 7 लाख, 8 लाख, 9 लाख, 1, 10 लाख, 11 लाख, 12 लाख, इस तरीके से हर लाख पे कुछ ना कुछ करते हैं। ओके चलो भैया नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चन आप सभी से पूछा गया। अगला क्वेश्चन कहता है कि मंदिर निर्माण में जो विमान शैली आई थी, इस शैली का जो प्रारंभ हुआ था, जो प्रचलन हुआ था, वो किसके टाइम पे हुआ था? अगर गुप्त वंश किसी ने बोला तो तहलका मचा देंगे भाई मार के उनको, है ना। तो याद रखिएगा मंदिर निर्माण में जो विमान शैली का यूज हुआ था वो एक्चुअली में चोल वंश के शासक में हुआ था। गुप्त वंश गलत हो जाएगा। गुप्त लोगों ने सिर्फ मंदिर बनवाया और चोलों ने कहा कि चलो भैया विमान बना देते, ताकि क्योंकि चोल वंश थे ना, तो हम कह सकते हैं चोल बोले तो चोर, चोर ने सोचा चलो उड़ा ही देते हैं, तो उड़ाएंगे कैसे? विमान से उड़ाएंगे। तो विमान शैली का क्या हो गया? चोल वंश में हो गया, बिल्कुल सही आंसर। और नेक्स्ट पे चलते हैं। यार दशमलव प्रणाली का जन्म कब हुआ था, जरा जल्दी से बता दो, किसके शासन काल में? दशमलव प्रणाली में तो भारत का स्वर्णिम काल वो चल रहा था। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। तो भारत का स्वर्णिम काल चल रहा था गुप्त शासन काल में। तो भैया याद रखिएगा दशमलव का भी जो पूरा का पूरा आविष्कार था वो इन्हीं के टाइम पे हुआ था। ये कहता है, ये बता दो आखिर गुप्त वंश जो था इसकी जानकारी कहाँ से मिली कि भैया इसकी स्थापना किसने करी थी, ये कब हुआ था, वो कब हुआ था, फलाना ढमकाना वगैरह वगैरह, इसकी जानकारी दी किसने, कौन से लोगों ने इनकी जानकारी दी? हाँ बहुत बढ़िया। तो भैया गुप्त वंश की जो जानकारी थी वो एक्चुअली मिली थी वायु पुराण में। किस में मिली थी? वायु पुराण में। बिल्कुल यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, याद रखना बहुत तगड़ा क्वेश्चन है। गुप्त वंश की जानकारी वायु पुराण में मिली थी। और नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग चलते हैं। यार समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन जो है वो कहा था, किसने कहा था? अब कहोगे सर जी आज तक जो है हमने ये बात तो कभी सुना ही नहीं, हमने खाली यही पढ़ा कि यार भैया भारत का नेपोलियन किसको कहा जाता था, तो हम तुरंत बोलते थे समुद्रगुप्त समुद्रगुप्त समुद्रगुप्त। लेकिन हमने कहा किसने था, जरा ये तो बताओ, बाकी सब तो बहुत दूर की बात है। किसने कहा था भारत का नेपोलियन समुद्रगुप्त को? स्मिथ का नाम सुना है? हाँ, तो आर्थर स्मिथ साहब ने इनको कहा था भारत का नेपोलियन। तो स्मिथ इज द राइट आंसर ऑफ द क्वेश्चन, बिल्कुल सही आंसर होगा। भैया कह रहे हमने नहीं कहा था, हमने कहा कि आपने कहा था। सिक्कों पर वीरा बजाना ये कहां पर स्थित है भैया? सिक्कों पर वीरा बजाते बजाते जो है ये चीज कहां पर स्थित है? सिक्कों पर प्लेइंग वीना ऑन कॉइन्स, मतलब कह सकते हैं कि वो कॉइन्स पर कह सकते हैं कि वीणा बजाना था, वो स्थित वो था समुद्रगुप्त करता था इस काम को। कौन करता था? समुद्रगुप्त करता था इस काम को, ठीक है। भारत का बिस्मार्क कौन है, किसको कहा जाता है भारत का बिस्मार्क? चलो बताओ जल्दी से भैया, भारत का बिस्मार्क किसको कहा जाता है? बहुत बढ़िया, भारत का बिस्मार्क। बहुत आसान सा क्वेश्चन था, अरे हर बच्चा बता पाएगा। कहेंगे सर जी अब ये कहां से आ गए भैया? तो याद रखिएगा भारत का बिस्मार्क कहा जाता है सरदार वल्लभ भाई पटेल साहब को, जिनके ऊपर भारत की भाई पूरे विश्व की सबसे ऊंची मूर्ति बन रखी है। और सबसे ऊंची मूर्ति का जो नाम दे रखा वो स्टैच्यू ऑफ यूनिटी है, जिसकी ऊंचाई 182 मीटर है, बोले तो फीट में 597 फीट है, लगभग 3000 करोड़ रुपए का खर्च आया है। और नेक्स्ट पे आते हैं, भारत का आइंस्टीन किसे कहा जाता है? भारत का बिस्मार्क तो सभी ने सुन लिया, भारत का आइंस्टीन जरा बताओ भाई क्या हो जाएगा? तो याद रखना सभी को, आइंस्टीन मतलब जो बड़ी तेज गणना करता हो, जो बड़ी तेज सारी की सारी चीजें करता हो, तो भारत का जो आइंस्टीन हो जाएगा वो हो जाएंगे नागार्जुन। इज द राइट आंसर ऑफ द क्वेश्चन, इनको भारत का आइंस्टीन कहा जाता था। भारत का मिल्टन किसे कहा जाता है? अरे वो मिल्टन वाला बॉटल ना समझ लेना कि भैया मिल्टन कहते हैं भारत का, है ना। इन्होंने एक किताब भी लिखी थी, उन्हीं को भारत का मिल्टन कहा जाता है। एक किताब लिखी थी, उसको मैंने आपको जो बुक्स वाले पीडीएफ थी उसमें कराया था। तो भारत को जो मिल्टन कहा जाता है वो अश्वघोष को कहा जाता है। किसको? अश्वघोष को भारत का मिल्टन कहा जाता है। ये बताओ तो ईरान का नेपोलियन, भारत का नेपोलियन तो सभी को पता है, ये बताओ ईरान का नेपोलियन कौन है जिनको ईरान का नेपोलियन कहा जाता था? हाँ
बहुत बढ़िया। ईरान का नेपोलियन किसे कहा जाता था? बहुत बढ़िया। तो याद रखिएगा भैया कि ईरान का नेपोलियन नादिर शाह को कहा जाता था। तो नादिर शाह इज द राइट आंसर भी क्वेश्चन। बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन हो जाएगा कि नादिर शाह को ईरान का नेपोलियन। समुद्रगुप्त का दरबारी कवि कौन सा था जिसने बहुत सारी किताबें लिख रखी हैं और समुद्रगुप्त के बारे में बड़ा फेमस है ये भाई? हाँ, तो समुद्रगुप्त का जो दरबारी कवि था उसका नाम क्या था? हरिसेन। क्या नाम था भाई? हरिसेन नाम था। बहुत बच्चा यार, एक बच्चा ऐसा, मैं नाम वहीं पढ़ पा रहा हूं क्योंकि बहुत तेजी से कमेंट ऊपर जा रहे हैं। बड़ा अच्छा कमेंट कर रहे हो आप लोग, बहुत अच्छा लग रहा है। तो हरिसेन समुद्रगुप्त का दरबारी कवि था। एक चीनी यात्री था जो था फाह्यान, वो कहां से आया था ये बताओ भाई? एक चीनी यात्री था जिसका नाम था फाह्यान, ये कहां से आया था? बहुत तगड़ा, जरा जल्दी से बता दो। हाँ, तो चीनी यात्री जो था वो फाह्यान उसका नाम था, ये आया था चंद्रगुप्त द्वितीय के काल में। और ये कहां से आया था? चाइना से आया था। किसके टाइम पे? चंद्रगुप्त सेकंड के टाइम पे आया था। कहां से? चाइना में। नेक्स्ट पे आ जाओ भाई। चंद्रगुप्त सेकंड के बारे में बात आ गई। सबसे पहले तो जान जाओ इन्हीं को विक्रमादित्य कहते हैं। क्लियर भैया? और दूसरी बात जान लो कि इन्होंने अपनी दूसरी राजधानी बनाया था। कहां पे बनाया था जरा जल्दी से बताओ। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो चंद्रगुप्त सेकंड ने जो दूसरी राजधानी बनाया था वो बनाया था उज्जैन को। किसको बनाया था? उज्जैन को। गौरव ने बिल्कुल यहां पे सही आंसर बताया, उज्जैन इज द राइट आंसर ऑफ द क्वेश्चन। चंद्रगुप्त सेकंड ने दूसरी राजधानी बनाई। यार शक संवत तो पता चल गया, 78 AD हो जाएगा। तो विक्रम संवत कब शुरुआत हुआ था? शक तो चलो सभी को पता चल गया। विक्रम की बात नहीं करते क्योंकि यूज नहीं होता विक्रम संवत, लेकिन फिर भी बता दो विक्रम संवत की शुरुआत कब हुई थी? तो कहोगे सर जी 58 BC। वो 78 AD था, ये 58 BC था। क्या बात सभी को समझ में आ गई? बहुत बढ़िया। यार गुप्त काल में रजत मुद्राएं आई थी। बोले तो आप सभी के रजत मतलब क्या होता है? सिल्वर होता है। और गोल्ड मुद्राएं आई थी, यानी गोल्ड के कॉइन्स आए थे। तो ये पूछा गया रजत और गोल्ड वाले जो कॉइन्स आए थे ना, इनका नाम क्या था? रजत वाले का नाम और गोल्ड वाले का क्या नाम था? हाँ, बहुत बढ़िया। तो याद रखना जो रजत वाला था उसका नाम था क्या? रूपक। और जो गोल्ड वाला था उसका नाम था दिनार। क्या? एक का रूपक और एक का दिनार। क्या हर बच्चा का बात हो गया बिल्कुल क्लियर? बहुत बढ़िया। नेक्स्ट पे आ जाओ। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने करी थी? जो कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और पेपर में पूछा जाना आज नहीं तो कल। तो नालंदा विश्वविद्यालय के संस्थापक की बात किया जाएगा, किसकी स्थापना किसने करी थी? तो कुमार गुप्त साहब ने नालंदा वाले विश्वविद्यालय की स्थापना करी थी। अब स्थापना तो चलो हो गई, हमने ये कहा कि भैया स्थापना की बात छोड़ो, ये बताओ खत्म किसने किया था, इसको ध्वस्त किसने किया था, इसको गिराया किसने था नालंदा विश्वविद्यालय को? बहुत अच्छा, 5 सेकंड का समय हो चुका है शुरुआत। बहुत बढ़िया। तो नालंदा विश्वविद्यालय को गिराया किसने था? तो बख्तियार खिलजी ने। बोले तो मोहम्मद गोरी का सेनापति था ये, और इसी ने नालंदा विश्वविद्यालय को खत्म किया था, उसे गिरा दिया था। अब एक नालंदा विश्वविद्यालय के क्वेश्चन तो पेपर में आते हैं, और एक और विश्वविद्यालय जहां के क्वेश्चन फिर से पूछे जाते हैं, जो कि है विक्रमशील विश्वविद्यालय, या सॉरी विक्रमशिला विश्वविद्यालय एक्चुअली में इसका नाम है। तो विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसने किया था? जरा जल्दी से बता दो भाई। बहुत शानदार, बहुत जबरदस्त, बहुत जिंदाबाद। हाँ, तो जो विक्रमशिला विश्वविद्यालय था उसकी स्थापना तो सबको पता चल गया, इसकी स्थापना करा था धर्मपाल साहब ने। धर्मपाल जी ना पढ़ लेना उसको, वो धर्मपाल लिखा है, कहते सर जी धर्मपाल जी लिखा हुआ है। नेक्स्ट पे आ जाओ भाई, देखते हैं। एक था महरौली में स्थित था राजा चंद्र का लौह स्तंभ। महरौली में स्थित है राजा चंद्र का लौह स्तंभ। ये पूछा गया था ये किसने बनवाया था? महरौली वाला जो स्तंभ है ना, ये किसने बनवाया था? ये क्वेश्चन पूछा गया। तो ये बनवाया था चंद्रगुप्त सेकंड ने, और चंद्रगुप्त सेकंड वाला ही विक्रम संवत है, जो कि आप सभी को अच्छे से याद हो चुका होगा। और नेक्स्ट पे अपन लोग चलते हैं, देखते हैं क्या कहता है। गंगई कोंड किसको कहा जाता है? ये जरा जल्दी से बताइए। गंगई कोंड का मतलब क्या होता है? मुझे हर बच्चा सर्च करके बताइएगा, लेकिन कहा कौन से राजा को जाता है ये अभी बता दीजिए भाई। हाँ, तो गंगई कोंड जो है ये कहा जाता था राजेंद्र प्रथम को। किसको भैया? राजेंद्र प्रथम को। यार हमने गुप्त काल के बारे में बड़े क्वेश्चंस कर लिए, लेकिन एक क्वेश्चन तो छूट ही गया जो इंपॉर्टेंट है। क्या नाम है भैया इनका? कि गुप्त काल की भाषा कौन थी? मतलब उस समय सभी लोग की ऑफिशियल लैंग्वेज क्या थी, वो कौन सी लैंग्वेज में आपस में एक दूसरे के साथ वार्ता करते थे, ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो गुप्त काल की जो ऑफिशियल भाषा थी हर बच्चे को पता होना चाहिए, क्योंकि भाई पुराना समय था, और पुराना समय किसके बारे में था? संस्कृत के बारे में था। तो गुप्त काल की ऑफिशियल लैंग्वेज क्या थी? संस्कृत थी। अरे भाई बोलो, बात क्लियर हो रहा है कि नहीं क्लियर हो रहा? और इसी वजह से, क्योंकि इसमें भारत की तरक्की बहुत हुई थी, तो भारत का जो है पूरे भारतीय इतिहास का स्वर्णिम काल कहा जाता था, ये स्वर्ण युग कहा जाता था। ये कौन से वाले कहा जाता था? तो गुप्त काल को ही कहा जाता था। तो गुप्त काल क्या हो जाएगा? बिल्कुल यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। क्या नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ा जाए? गुप्त
काल की शुरुआत किया, अब करते हैं समाप्ति। हमने पूछा ये बताओ गुप्त काल का अंतिम शासक कौन था, तो कहोगे सर जी स्कंदगुप्ता। क्या हो जाएगा, स्कंदगुप्त, ये गुप्त काल के अंतिम शासक थे। बोलो भाई क्या जनता को इतनी बात बिल्कुल क्लियर हुई कि नहीं क्लियर हुई? अरे हाँ या ना, अरे बोलो भाई हाँ या ना, कि इतनी बात क्लियर हुई? पक्का, कोई परेशानी नहीं। अब आते हैं उन क्वेश्चंस के बारे में जो पेपर में भी आ चुके हैं, उनके बारे में आते हैं। चाहे किसी भी पेपर में, चाहे नीचे साउथ के पेपर में, चाहे नॉर्थ के पेपर में, चाहे ईस्ट के पेपर में, चाहे वेस्ट के पेपर में, किसी भी पेपर में आए, अब उनके क्वेश्चन के बारे में आते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन, आर्यभट्ट और कालिदास किस गुप्त शासक के दरबार में थे? ये क्वेश्चन पूछा गया। बोले तो आर्यभट्ट साहब भी और कालिदास साहब भी, ये कौन से गुप्त शासक के वो उसमें थे, दरबार में थे? तो याद रखिएगा आर्यभट्ट और कालिदास ये दोनों लोग चंद्रगुप्त के दरबार में थे। तो चंद्रगुप्त इज द राइट आंसर ऑफ द क्वेश्चन, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। बहुत बढ़िया, अगले आ जाओ भाई। मेघदूत का लेखक कौन है? मेघदूत आप सभी को पता, बहुत ही इंपॉर्टेंट किताब है, पुरानी किताब के बारे में क्वेश्चन तो पूछा ही जा रहा है। तो मेघदूत के राइटर हो गए कालिदास साहब, और साथ ही साथ इन्होंने और भी कई सारी किताबें लिखी हैं जिसके ऊपर ऑलरेडी हमने एक वीडियो बना रखा, वो भी जाके देख लीजिएगा। एक क्वेश्चन आप सभी से पूछा जाता है कि इतिहास इलाहाबाद का स्तंभ शिलालेख भानुगुप्त का है, और साथ ही ऐहोल का जो शिलालेख है, स्कंदगुप्त वाला जो शिलालेख है, अभिलेख जो भी है, ये सभी का सभी जो संदर्भ है वो कहाँ पर मिलता है? मतलब इन सभी के बारे में जानकारियां कहाँ पर मिलती हैं? तो याद रखिएगा इन सभी के बारे में जो जानकारियां होती हैं ये हो जाएगा आप सभी के लिए कि भानुगुप्त का एरड़ शिलालेख, मतलब ऐसा कुछ क्वेश्चन है। ये शायद मुझे लगा कुछ भी मिस्टेक भी हो सकता है मे भी इस क्वेश्चन में, क्या मिस्टेक क्वेश्चन तो नहीं समझ में आया। लिच्छवी दौहित्र किसे कहते थे? ये क्वेश्चन पूछा गया, क्या कि लिच्छवी दौहित्र जो है वो हम किसे कहते थे? गुप्त काल का ही क्वेश्चन, बड़ा अच्छा सा क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट सा है। तो अगर मैं पूछूं ये बताओ भाई भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता था, तो क्या आंसर कमेंट करोगे? बहुत अच्छा सा क्वेश्चन है, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, तो जल्दी से बता दो भाई। अगर एक सिंपल सा क्वेश्चन पूछा जाए कि भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता था, तो उसके अलावा अगर आपसे सिर्फ यही क्वेश्चन पूछा जाए लिच्छवी दौहित्र किसे कहा जाता था, तो क्या आंसर हो जाएगा? समुद्रगुप्त इज द राइट आंसर ऑफ द क्वेश्चन, बिल्कुल सही आंसर होगा समुद्रगुप्त, बिल्कुल करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, किनके सिक्के जो है संगीत के प्रति उनका प्रेम दर्शाते हैं? मतलब गुप्त काल में या फिर कौन सा ऐसा काल है जिनका जो सिक्का है उस पर भी आपको संगीत के सारे जो चीजें देखने को मिल जाएंगी, मतलब संगीत से रिलेटेड बहुत सारी चीजें उस पर बनी होंगी। कौन सा ऐसा काल था? तो कहोगे सर जी ये तो गुप्त काल की बात है जहां पे संगीत को बड़ा ऊंचा रखा गया था, और गुप्त काल के कई ऐसे शासक हैं जो संगीत प्रेमी थे, और इसी वजह से जो गुप्त काल के सिक्के हैं उस पे हमें संगीत के बने चीज दिखाई दे जाते हैं। जरा नेक्स्ट क्वेश्चन पे अपन लोग आ जाते हैं। पंचतंत्र की कथा पेपर में आया था कि नहीं आया था? आया था ना, सोच लो, अगर पहले पढ़े होते, पहले ही क्वेश्चन हमने 700 तैयार करा रखे थे, अगर पहले पढ़े होते तो शायद सही हो जाता। पंचतंत्र किताब किसने लिखी है? ये क्वेश्चन पूछा गया, तो कहिए आंसर क्या हो जाएगा भाई? विष्णु शर्मा इज द राइट आंसर ऑफ द क्वेश्चन, जो हमने बचपन की किताबों में पढ़ रखी है। नेक्स्ट पे आ जाओ, जरा देखते हैं क्या कहते हैं। अजंता की गुफाएं कब बनी थी, किसके शासन काल में बनी थी अजंता की गुफाएं? ये क्वेश्चन आप सभी से पूछा गया है। बहुत अच्छा, बहुत शानदार, बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है। तो अजंता की गुफाएं जो बनी थी वो बनी थी गुप्त शासन काल के दौरान, यानी गुप्ताज के दौरान बनी थी। अब आते हैं वो क्वेश्चन जो कि एनटीपीसी स्पेशल क्वेश्चन है और एनटीपीसी की ही परीक्षाओं में पूछे गए हैं। चोलों के समय का बृहदेश्वर मंदिर कहां पर स्थित है? ये क्वेश्चन पूछा गया, बिल्कुल सही, जल्दी से आंसर बता दीजिए। हाँ, ये क्वेश्चन आया था कि नहीं आया था अभी 3-4 दिन पहले वाले शिफ्ट में? बहुत अच्छा। तो चोलों के समय का जो बृहदेश्वर मंदिर है वो याद रखिएगा तंजावुर में स्थित होगा। तंजावुर क्वेश्चन दिख जाएगा तो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। संगम साहित्य के संरक्षक कौन थे जिन्होंने संगम साहित्य की संरचना करी? संरक्षक थे इसके, मतलब इसकी कह सकते हैं इसकी रक्षा करी थी संगम साहित्य की। तो कौन से लोग थे? तो ये लोग थे पांड्य वंश के लोग जिन्होंने संगम साहित्य की वो करी थी, थोड़ा सा उनको रखा था सही से। महाबलीपुरम स्थित एकाश्मीय शैल जो मंदिर हैं वो किस नाम से प्रसिद्ध है? इनका नाम फेमस क्या है? ये क्वेश्चन पूछा गया। हाँ, तो जो इनका फेमस नाम है वो था रथ, चैरियट इनको बोलते थे। क्या बोलते थे? चैरियट इनको बोलते थे, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आता है आप सभी के सामने, सूर्य मंदिर कौन से राज्य में स्थित है? ये भी पेपर में आ चुका है क्वेश्चन, सूर्य मंदिर कौन से राज्य में स्थित है? तो आपको पता है भारत में एक ही तो बड़ा प्रसिद्ध सूर्य मंदिर है जो कि भारत के उड़ीसा राज्य में स्थित है। उड़ीसा इज द राइट आंसर ऑफ द क्वेश्चन, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। हर्ष ने अपनी राजधानी, एक राजा हर्ष थे जिनको भाई उन्होंने अपनी राजधानी चेंज कर रखी थी, हर्षवर्धन साहब ने। इनकी राजधानी कहां से कहां स्थानांतरित करी थी? जरा जल्दी से बता दो भाई। राजा हर्षवर्धन ने अपनी राजधानी कहां से कहां स्थानांतरित करी? हाँ, तो बोलोगे सर जी कि इन्होंने अपनी राजधानी कन्नौज, थानेश्वर, यानी थानेश्वर से पहुंचे कन्नौज, बिल्कुल यहाँ पे सही आंसर। अगला आ चुका जो हमने ऑलरेडी करा दिया, विक्रमशिला यूनिवर्सिटी की स्थापना किसने करी थी? ये भी बड़ा आसान सा क्वेश्चन है, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और इजी तरीके से कर सकते हो।
तो विक्रमशिला यूनिवर्सिटी की स्थापना करी थी दादा धर्मपाल जी ने, और धर्मपाल इज द राइट आंसर ऑफ द क्वेश्चन, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट पे आते हैं, कामरूप एक प्राचीन नाम है कौन से क्षेत्र में? भारत का ऐसा कौन सा क्षेत्र है जहां पे कामरूप जो है वहां एक फेमस नाम है, ऑलरेडी बहुत पुराना नाम रह चुका, वहां का एंशिएंट नेम कामरूप था। हाँ, तो किसका कामरूप एंशिएंट नेम था? तो बोलोगे सर जी आसाम का जो एंशिएंट नेम था वो कामरूप था। हमने पूछा ये बता दो, अब कंबोडिया में एक अंकोर वाट का सुप्रसिद्ध मंदिर है जो कि विष्णु मंदिर है, और इस बार का एनटीपीसी 2020 का ये क्वेश्चन है, ये विष्णु मंदिर जो कि अंकोर वाट में है कंबोडिया में, ये किसने बनवाया था? बहुत बढ़िया, तो ये बनवाया था, याद रखना, सूर्यवर्मन सेकंड ने, यानी ऑप्शन नंबर सूर्यवर्मन सेकंड इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। क्या जनता को 50 क्वेश्चन में मजा आया है कि नहीं आया भाई? जरा जल्दी से बता दो, आया मजा? हर क्वेश्चन क्लियर हो गए हैं, कोई परेशानी नहीं? तो कल जब शाम को 7 बजे करेंगे इसी तरीके से 50 और तगड़े क्वेश्चन करेंगे जिसके बाहर कुछ पूछा ही नहीं जाना है, वो मध्यकालीन भारत से करेंगे और जबरदस्त क्वेश्चन करेंगे। पीडीएफ रात में मिलेगी लगभग 10, 11, 12 बजे के आसपास, जब हम ऑफिस से घर पहुंचेंगे तब आपको आराम से बैठ के पीडीएफ देंगे। ठीक, हर वीडियो को एकदम ध्यान से देखिए, जो बच्चा नया है सबके सभी सब्सक्राइब कर लीजिए। डेली शाम को सुबह से लेकर शाम तक लगातार वीडियोज मिलती रहती हैं, पूरी पुरानी वीडियो देख लीजिए, मजा ना आया तो फिर अनसब्सक्राइब कर दीजिएगा। सभी के सभी सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलेंगे जल्दी से 7 लाख पे एमडी क्लासेस की पूरी टीम के साथ, और जल्दी से सभी के सभी पहले तो लाइक कर लो यार, एवरीवन एंड एवरीबॉडी, बहुत तगड़ा, बहुत बेहतरीन, बहुत तगड़ा। और इसके अलावा देखो भाई, पढ़ोगे तो सिर्फ टेस्ट देना भी जरूरी है, तो टेस्ट भी आप दे सकते हो, नीचे लिंक है, जाओ कैपिटल में बस कोड लगा देना। देखो आप मांग रहे थे, बस आपके लिए हमने यहाँ पे रखा क्योंकि आपको जरूरत है, सीधी सी बात है। तो इस जरूरत को जाके सबके सब ज्यादा पैसा देने से अच्छा है कि सस्ते में आपको मिल रहा। और सोचो आपको यहाँ पे 1000 से ज्यादा टेस्टेज आपको मिल जाते हैं, 12000 प्लस टेस्ट मिलेंगे मात्र 300 से भी कम। नीचे लिंक रखा, बन क्लिक करके सभी लोग जाके उसको डाउनलोड कर लेना, और मिलेंगे सीधे अपने अगले वीडियो में। सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन पे क्लिक करिएगा। तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर, थैंक यू सो मच गाइज।